हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आईएएस फर्स्ट में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं 10 अप्रैल के करंट अफेयर एनालिसिस की। कल मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, यानी 9 अप्रैल को, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो इस वजह से आज मैं कुछ चीज़ें अगर इम्पोर्टेंट हैं यूपीएससी के हिसाब से, तो मैं उसे इस 10 अप्रैल में कवर करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का पहला न्यूज है ब्रेक थ्रू इन रिन्यूएबल एनर्जी सिक्योरिटी। तो पहले न्यूज क्या है वो देख लेते हैं। तो आर्थिक मामलों के कैबिनेट मंत्री यानी सीसीईए ने अरुणाचल प्रदेश में 40,000 करोड़ से अधिक के निवेश वाली 2 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये आपने भी न्यूज में देख लिया ही होगा। संदर्भ यही है कि इसमें कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, कमला हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट प्रमुख है, जिसका उद्देश्य 2030 के नेट जीरो लक्ष्य को पूरा करने के लिए भारत की नवीकरणीय क्षमता को बढ़ाना है। तो सिंपल सी बात है, जल विद्युत परियोजना क्या करेगी? जल विद्युत परियोजना में हम कोयले का यूज नहीं करेंगे, हम और कोई अन्य गैसेस का यूज नहीं करेंगे, चाहे मीथेन हो चाहे कुछ भी हो, जिससे CO या CO2 या और भी जो भी गैसेस हैं जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, जो जलवायु तापन में वृद्धि करती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस जिसे बोलते हैं, कुछ भी नहीं उत्सर्जन होने वाला है। तो सिंपल सी बात है, अगर उत्सर्जन नहीं होगा तो हम जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को पाने में सक्षम हो पाएंगे। इसके अलावा हमारी जो ऊर्जा सुरक्षा है, एनर्जी सिक्योरिटी, उसको भी बढ़ावा मिलेगा। और अरुणाचल प्रदेश ऐसा भू क्षेत्र है जहां पर जल विद्युत परियोजनाएं बहुत ही सफल साबित हो सकती हैं, क्योंकि वहां की उच्चावच जो है वह पानी को रोकने के साथ साथ जब पानी टरबाइन पर गिरेंगी पूरी तरीके से फोर्स के साथ, तो टरबाइन उतनी ही तेजी से घूमेगा और उतनी ही तेजी से ऊर्जा का उत्पादन भी करेगा। तो इस वजह से जो है, आप अगर देखेंगे तो भारत जो है वो भूटान या फिर नेपाल जैसे क्षेत्रों में भी जल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना कर रहा है, ताकि वो वहां के लोगों को ऊर्जा प्रदान करने के साथ साथ भारत में भी ऊर्जा प्रदान करे। इस वजह से भारत जो एक बड़े भाई का फर्ज भी अदा करता है। अब इसका महत्व क्या है? रणनीतिक महत्व की बात करेंगे तो यहाँ पे ऊर्जा के अलावा ये जो परियोजनाएं होती हैं, ये उत्तर पूर्व यानी चाहे आप असम देख लो, तो वहां पर बाढ़ नियंत्रण का काम करेंगी। और बाढ़ नियंत्रण कैसे करेंगे? तो बांध बनेगा तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर रहेगा उसे रिस्टोर किया जा सकेगा। सूखा जब होगा तो सूखा के समय वही पानी छोड़ा जा सकेगा। तो ये एक तरीके से ये मल्टीपर्पज डैम होगा, जो कि इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट करेगा, जो कि सिंचाई के लिए पानी भी प्रोवाइड करेगा, पीने के लिए पानी प्रोवाइड करेगा। इस वजह से मल्टीपर्पज डैम भी इसे बोल सकते हैं। इसके अलावा ये LAC के पास है, तो ये भारत की सामरिक उपस्थिति को भी मजबूत करने का काम करेगा। और अगर हम यूपीएससी के हिसाब से देखेंगे तो भाई यह आंतरिक सुरक्षा और पर्यावरण दोनों से इसे जोड़कर देखा जा सकता है। आंतरिक सुरक्षा में ऊर्जा सुरक्षा तो आता ही है, साथ में पर्यावरण की बात करेंगे तो ये रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट और बड़े बांध, ये दोनों के संदर्भ में इसको जोड़ के देखना चाहिए। अगला टॉपिक है इंडिया 1000 किलोमीटर क्वांटम कम्युनिकेशन माइलस्टोन। तो दोस्तों, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत ने 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर सुरक्षित क्वांटम संचार लिंक का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। तो ये भारत के क्वांटम टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। और अगर विज्ञान की बात करेंगे, अगर साइंस के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे, तो ये क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD का उपयोग करता है, जो सैद्धांतिक रूप से अनहैक करने योग्य है, मतलब अनहैकेबल है। क्यों अनहैकेबल है? क्योंकि इसके डेटा में हस्तक्षेप करने के किसी भी प्रयास से फोटोन की स्थिति बदल जाती है, जो कि अगर हम देखेंगे तो हाइजेनबर्ग
अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में भी हमें देखने को मिलता है। तो अगर फोटोन की स्थिति बदल जाएगी तो इसे हैक करना मुश्किल हो जाता है। और ये जो उपलब्धि ये भारत को सुरक्षित सैन्य और वित्तीय संचार के क्षेत्र में चीन और अमेरिका जैसे विशिष्ट देशों के क्लब में खड़ा करता है, क्योंकि चीन और अमेरिका के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वहां पर हैकिंग को रोका जा रहा है। और हमें भी पता है कि भारत में हैकिंग की घटनाएं कितनी बढ़ती जा रही हैं, जो कि लोगों की वित्तीय सुरक्षा और देश की आर्थिक और राष्ट्रीय दोनों के हिसाब से, दोनों सुरक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाता है। और अभी हमने एक न्यूज में भी देखा था कि इस साल भारत में लगभग 36,000 करोड़ का जो वित्तीय धोखाधड़ी हुआ था, जो हैकिंग के द्वारा लोगों के अकाउंट से पैसे निकाले थे, उसको रिकवर किया गया है। तो ये सब रोकने के लिए ये जो क्वांटम संचार होगा, यानी क्वांटम कम्युनिकेशन होगा, ये बहुत ही बड़ा कदम होने वाला है। तो दोस्तों, अगला न्यूज है जन विश्वास अमेंडमेंट बिल 2026। दोस्तों, ये जीएस पेपर 2 को कवर करता है, जो कि है शासन और सामाजिक न्याय पर, गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। तो सरकार ने व्यापार नियमों में अपराधीकरण से सुगमीकरण यानी क्रिमिनलाइजेशन टू फैसिलिटेशन की ओर बदलाव पर जोर देने का काम कर रही है। और इसी परिप्रेक्ष्य में सिंपल सी इसका जो एम एक तरीके से देखा जाए ना, तो अगर आप देखोगे ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और इसलिए भी क्योंकि भाई अगर हमें वैश्विक बाजार में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, वो भी मजबूत उपस्थिति दर्ज करानी है, तो सरकार को व्यापार में छूट देना बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार को आगे बढ़ चलकर आना जरूरी है। और इसी के लिए इन्होंने जन विश्वास विधेयक लाया है, जिसमें कुछ संशोधन किया है, जिसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। तो मुद्दा क्या था? तो पहले व्यवसायों में मामूली प्रक्रियात्मक चूकों के कारण यानी गलती होती थी तो उसके लिए जेल की सजा हो जाती थी, मतलब सीधे आदमी को जेल में डाल दिया जाता, जिससे व्यापारी जो होते थे उनमें भी डर का माहौल रहता था। लेकिन नया विधेयक क्या किया है कि जो जेल में डालने वाला काम है ना, इसे सीधे बंद कर दिया। अब सीधे सिर्फ आर्थिक दंड होगा, मतलब 5,000 10,000, मतलब जो भी अब आर्थिक रूप से जो भी जुर्माना लगे वो होगा। मतलब आपराधिक जो जुर्माने होते थे, जो जिससे आदमी को जेल हो सकती थी, वो अब नहीं होगा। तो ये एक बड़ा बदलाव आया है और यह ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मुख्य स्तंभ है। और इसके अलावा ये इंस्पेक्टर राज और न्यायिक बोझ को भी कम करेगा, क्योंकि भाई इंस्पेक्टर राज में ये होता था कि भाई अगर तूने हफ्ता नहीं पहुंचाया तो भाई जेल में डाल देंगे। पहले ये डर बिठाया जाता था लोगों में, व्यापारियों में स्पेशली। तो अब ये ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क ये भी है कि पर्यावरणीय या सुरक्षा उल्लंघनों के लिए आपराधिक दायित्व हटाने से कॉर्पोरेट लापरवाही बढ़ सकती है। तो एक देखिए, हर सिक्का का दो पहलू होता है, कुछ में लाभ होता है, कुछ में हानि होता है। अब जो बुरी मानसिकता वाले लोग होंगे वो इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे कि चलो भाई एक काम करते हैं, हम ऐसा बिजनेस जो हमारा बिजनेस है जिससे हम हमारे बिजनेस के कारण पर्यावरण को हानि पहुंच सकती है, हम वो कंटिन्यू करेंगे और बदले में 2-4 हजार जो भी 10 लाख 5 लाख अगर हमें भरना भी पड़ जाए तो हमारा कोई घाटा नहीं है, उससे ज्यादा हम प्रॉफिट ले लेंगे। ये अगर सोच वाले अगर व्यापारी हो गए तो फिर ये जो बिल है, ये जो अधिनियम होगा, वो निगेटिविटी को बढ़ावा देगा। तो सरकार को इन दोनों पहलुओं को एक बार वापस से विचारना चाहिए कि भाई अगर बात पर्यावरण की आएगी तो हम बात अगर करते हैं ग्रीन इकोनॉमी की, हरित अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, तो अगर पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाला कोई कदम होगा तो उसमें ये आपराधिक जो सजा है उसे बरकरार रखना चाहिए। अन्य दूसरे मामलों में जैसा इन्होंने नया बिल लाया है वो सही होगा।
तो एक बदलाव जो मैं चाहता हूं ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हमें भी पता है कि लाभ के लिए, व्यक्तिगत लाभ के लिए, कंपनी के लाभ के लिए कंपनी किस हद तक जा सकती है, कि वो पर्यावरण को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकती है, ये मैं और आप हम दोनों वाकिफ है पूरी तरीके से। अब अगला न्यूज है आरोग्य वन। तो सिंपल सा पूछ लेगा कि आरोग्य वन क्या है, न्यूज में था। तो याद रखना NHAI की ये पहल है। ये राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारों पर औषधि पौधे लगाने की योजना है। औषधि पौधे, याद रखना, आरोग्य वन जो है नाम में ही आरोग्य है, जो कि औषधि से रिलेटेड होता है, तो इस वजह से ये याद रखना। और कौन सी अथॉरिटी कर रही है ये भी याद रखना है, NHAI। और ये राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पे करेगी। क्वेश्चन में आपको बोल सकता है कि राज्य राजमार्ग है या फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की जो सड़कें हैं उसके किनारों पर है, तो याद रखना सिर्फ अभी के लिए ये राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारों पर है। इसके अलावा जो दूसरा प्रीमियम फोकस अगर मेरा न्यूज है तो वो है मिशन मौसम। तो वास्तविक समय में आपदा प्रबंधन के लिए डॉपलर वेदर रडार की तैनाती करने की बात की गई इस मिशन के तहत। डिप्लॉयमेंट ऑफ डॉपलर वेदर रडार्स फॉर रियल टाइम डिजास्टर मैनेजमेंट। तो याद रखना ये आपदा प्रबंधन के चैप्टर में, के टॉपिक में यूज होगा। अगर यूपीएससी में या फिर जैसे यूपीपीसीएस की बात करें उसमें एक क्वेश्चन आता ही आता है आपदा से रिलेटेड, 1 2 3 कभी कभी मतलब क्वेश्चन आते ही हैं। तो आपको एक ये टॉपिक डाल देना है सीधे सीधे कि हाल ही में सरकार ने मिशन मौसम लॉन्च किया है, जिसके तहत वो डॉपलर वेदर रडार को स्थापित करने वाले हैं, जो कि रियल टाइम में आपदा प्रबंधन में मददगार साबित होगी। इसके अलावा जो तीसरा न्यूज है जो कि प्रीलिम फोकस बोल सकते हैं वो है साइक्लोन अभ्यास, एक्सरसाइज साइक्लोन। तो यह जो अभ्यास है यह भारत और मिस्र के बीच होता है। याद रखना, भारत और मिस्र, मिस्र मतलब इजिप्ट। इसके अलावा एडिटोरियल की बात करेंगे तो एडिटोरियल में आज केयर इकोनॉमी के बारे में आया था। तो केयर इकोनॉमी क्या होता है और एडिटोरियल में क्या कुछ कहा गया है उसके बारे में हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम केयर इकोनॉमी की बात कर लेते हैं। तो केयर इकोनॉमी का अर्थ होता है उन गतिविधियों से जो दूसरों के शारीरिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कल्याण के लिए की जाती है, जैसे बच्चों की सेवा, बुजुर्गों की सेवा, बीमारों की सेवा, ये सब लोगों की जो देखभाल करते हैं उसे केयर इकोनॉमी में इंक्लूड किया जाता है। और अब एडिटोरियल में क्या आया था, तो इसमें सीधे सीधे हमारे जो जनसांख्यिकी रणनीति है उसमें जो बदलाव लाया गया है और उसका आंध्र प्रदेश पर क्या इम्पैक्ट हुआ है उसके बारे में बताया गया। तो आंध्र प्रदेश जैसे राज्य में प्रजनन दर यानी TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, वो 1.4 पहुंच गया है, जो कि 2.1 से नीचे है। और ये मेन कंसर्न है, क्योंकि वहां पर अगर ऐसा हो गया तो आने वाले कुछ वर्षों में बुजुर्गों की संख्या बढ़ जाएगी, बच्चों की संख्या कम हो जाएगी। तो फिर आंध्र प्रदेश के लिए केयर इकोनॉमी का जो कंसेप्ट है वो बहुत सुटेबल हो जाएगा, क्योंकि वहां पे अगर बुजुर्ग होंगे तो भाई वहां पे बुजुर्गों की सेवा ज्यादा करनी होगी, बच्चे कम होंगे, इकोनॉमी अपने आप घट जाएगी। फिर वही है कि जैसे जापान और दक्षिण कोरिया दूसरे देशों के युवाओं पर निर्भर होने के लिए मजबूर हो गए, वही चीज आंध्र प्रदेश के लिए भी हो जाएगा। इसके अलावा भारत 15 लाख बहु कौशल देखभालकर्ताओं जैसे आशा या फिर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उस पर भी निर्भर है, लेकिन उन्हें स्वयं सेवक मानता है। मतलब उन्हें हम सर्वेंट नहीं मानते, उन्हें हम स्वयं सेवक मानते। और भविष्य के लिए बात की जाए तो 16वें वित्त आयोग से इस केयर इकोनॉमी को औपचारिक रूप देने का आग्रह किया जा रहा है। अब अगर कुछ डेटा की बात कर ले तो डेटा में यही है कि NFHS डेटा में बताया गया है कि भाई आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे राज्य हैं
जहां पर TFR 1.4 to 1.5 हो गया है, मतलब इन्होंने कंट्रोल किया है। तो अभी जनगणना हो रही है, इनको राजनीतिक रूप से भी हानि होगी, क्योंकि अभी न्यूज में आ रहा है कि भाई लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाई जा सकती है, और जो लोकसभा की सीटें होती हैं वो जनसंख्या को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि जो दक्षिण के राज्य हैं, जिन्होंने मेहनत की है जनसंख्या स्थिरीकरण में, जनसंख्या को रोकने में, उन्हें घाटा होगा। और यूपी बिहार जैसे राज्य जो कि बिल्कुल असफल हुए हैं जनसंख्या स्थिरीकरण के प्रयास में, उन्हें फायदा होगा। मतलब यहां पर एक तरीके से देखा जाए, जिन्होंने सच में काम किया है उन्हें सजा मिलेगी, और जिन्होंने जो नाकाम हुए हैं, जिन्होंने पूरी तरीके से असफलता को बोल सकते हैं अपने सर पर रखा है, उन्हें पुरस्कार मिलेगा। तो आने वाले वर्षों में फिर यही हो सकता है ना कि यूपी बिहार वाले जो सरकारें होंगी वो यही बोलेंगी कि भाई अगर हमें आगे और प्रॉफिट करना है तो आप जनसंख्या को रोकने की कोई प्रयास मत करो, जनसंख्या बढ़ने दो, और इससे हमारा राजनीतिक लाभ होते रहेगा। तो इस पर रोकना बहुत जरूरी है। अगर लोकसभा की सीटों में अगर उत्तर भारत के राज्यों को ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो यह दक्षिण भारत के राज्यों के साथ सरासर अन्याय होने वाला है। और अगर कुछ और बात कर ले तो ILO के अनुसार केयर इकोनॉमी में निवेश करने से करोड़ों रोजगार पैदा हो सकते हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिल सकता है। और अगर चुनौतियों की बात करेंगे तो केयर इकोनॉमी को औपचारिक वेतन ढांचे में लाना राज्य के खजाने पर भारी पड़ सकता है। इसके अलावा भारत में देखभाल को अक्सर पारिवारिक जिम्मेदारी माना जाता है, पेशेवर सेवा नहीं। तो यहां पर पूरी तरीके से जनता से राय जानकर और सरकार को अपनी नीतियों में उसी के अकॉर्डिंग बदलाव लाने की जरूरत है। इसके अलावा दोस्तों और भी कुछ चुनौतियां हैं। जैसे भारत के अगर परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में देखो लगभग 20-22 लाख जो हैं वो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, और इन्हें सरकारी कर्मचारी न मानकर स्वयं सेवक माना जाता है। इसकी वजह से इन्हें न्यूनतम वेतन नहीं दिया जाता है, इन्हें एक मानदेय दिया जाता है जो कि सरकार पर निर्भर करता है वो कितना दे रही है। तो इस सामाजिक सुरक्षा के लिहाज से भी अपर्याप्त है। इसके अलावा 2050 तक भारत की 20% आबादी बुजुर्ग हो सकती है, और भारत का जो वर्तमान स्वास्थ्य ढांचा है वह तो बाल पर ज्यादा फोकस कर रहा है एज कंपेयर टू वृद्धों के देखभाल पर। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी आर्थिक वृद्धि है वो फ्यूचर में जाकर कम भी हो सकती है, और जो महिला श्रम बल भागीदारी है उसको भी धक्का लग सकता है, क्योंकि इस वजह से क्योंकि महिलाएं ही हैं जो ज्यादा केयर इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करती हैं एज कंपेयर टू पुरुष। तो इस हिसाब से केयर इकोनॉमी को इंडिया की इकोनॉमी में जोड़कर देखना चाहिए, और सरकार को केयर इकोनॉमी के अंतर्गत आने वाले जो भी कार्यकर्ता हैं उन्हें प्रॉपर मिनिमम वेजेस देना चाहिए। उन्हें भी अन्य जो सामाजिक सुरक्षा योजना होती है उसे जोड़ा जाना चाहिए, और इस तरीके से विकसित भारत का जो हमारा लक्ष्य है उसे पूरा करने में एक प्रॉपर रोड मैप तैयार किया जाना चाहिए। तो इसी रोड मैप के साथ दोस्तों आज का मैं वीडियो यहीं एंड करता हूं। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए